चैनल ममता मौर्य साइंस टीचर में। हम लोग पीछे बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं और फिर आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ। और हम लोग आज क्या कवर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेके तैयार हो जाइए। कॉपी पेन लेके स्टार्ट करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी लोग जानते होंगे कि इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ आप लिख लीजिए, मैं भी इसके बारे में पढ़ाऊंगी, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिना बायोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें आप लोग को स्ट्रक्चर से अच्छे समझ में आती हैं। इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और उसके शेप को देखेंगे, फिर उसके फंक्शन को देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप भी स्ट्रक्चर कॉपी पे ड्रा करते रहिए, कोई देखेगा नहीं। ये नहीं कि बस मैडम कैसे बना रही हैं, आप भी खुद बनाइए मेरे साथ और आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बनाने तभी आएगा जब आप मेरे साथ बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, ऐसे एक ऐसे पार्ट खींच लीजिए, ठीक है। फिर एक ऐसा, ऐसे साबुन जैसा बना सकते हैं ना, साबुन जैसा होता है उस तरह से इसको पहले साबुन जैसा स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो ये आपका क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं तो फिर मैं इसका नामकरण करती हूँ। पहले आप मेरे साथ बनाइए। पहले ये बन गया, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। कोई मुश्किल नहीं है, देखिए ना आसानी से बन गया। इस तरह आप भी बनाएंगे तो आपका भी बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से ठीक कर लीजिए बस, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, नहीं बन पाएगा, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं है। इस तरह आप लोग भी बनाएंगे तो बन जाएगा। पहले एक बार बनाते जाइए, ऐसे ऐसे बनाइए, फिर ऐसे, फिर A1 2 3 ऐसे बना लीजिए। दो किनारे किनारे पतला बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन। लिखिए आउटर मेम्ब्रेन। फिर आपको एक अंदर ये फोल्डेड वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए, ये बीच में आपको चैन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सर्कुलर मॉलिक्यूल। सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, ठीक है। ये जो आपको चैन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। और इसमें क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस भराता है। दिख रहा है ना, इसमें सब्सटेंस भरा हुआ है। इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इसमें क्या भरा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है भरा वाला, ये क्या भरा हुआ है, प्रोटेनियस जेली लाइक सब्सटेंस है। प्रोटीनियस प्रोटीनियस जेल लाइक, कैसा है, जेल लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, ठीक है। ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। और आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो क्रिस्टी के अंदर वाले साइड पर, अंदर वाले सरफेस पे क्रिस्टी के अंदर क्या बना हुआ है, गोल 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 आपको जो राउंड राउंड दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, डॉटेड लाइक F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल या इसी को ऑक्सीजोम भी कहते हैं, ऑक्सीजोम।
ऑक्सीसोम्स, ठीक है, ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। और आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं। ये सब क्या हो गया, राइबोसोम। राइबोसोम्स, ठीक है। और जो ये ग्रेनुलर सब्सटेंस में कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, फास्फेट। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है ये, लॉन्गिट्यूडनल माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखिए आप माइटोकॉन्ड्रियान लिखी हूँ, क्यों, क्योंकि सिंगुलर में इसको माइटोकॉन्ड्रियान कहते हैं और प्लूरल में इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये संख्या में सेल में एक ही नहीं होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा देखिए, आपकी जो सेल होती है वो आपको इसी तरह दिखाई नहीं देती है। अगर आप किसी सेल को देखना चाहें तो क्या ऐसे स्ट्रक्चर बिना इलेक्ट्रॉन, बिना सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के दिखाई देगा, सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं दिखाई देता है। जैसे एक प्याज की झिल्ली वाला ही टेस्ट है आपके 9th में, तो जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे प्याज की झिल्ली से झिल्ली में उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा दिखता है, बस ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ना, और उसमें एक न्यूक्लियस दिख जाता है, बस यही। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसको और जूम करने पर ये दिखाई देता है ना। तो इनकी संख्या कितनी होती है, बहुत होती है। जैसे ये सेल में इस तरह से कई जगह कई दिख रहे होते हैं जगह, ठीक है। तो इनकी संख्या क्या होती है, बहुत सारी होती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में। अच्छा पहले शेप, इसको मैं फिगर बना दी, आप इसको पहले शेप के बारे में समझा तो दूं। सबसे पहले इसका आउटर मेम्ब्रेन में बता रही हूँ आपका कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब छिद्रयुक्त होती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। सब्सटेंस जो है कि पोरस मतलब होता है जैसे चीज़ें आ जा सकें, ठीक ना, पोरस होती है आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इतना ज़्यादा फोल्डेड होती है कि इसके सरफेस एरिया को प्रोवाइड करती है, यानी इन सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, यानी F1 पार्टिकल जो इस पर पाए जाते हैं, बस यही नहीं होते हैं, ये पूरे इनर एरिया पे इस तरह से लगे होते हैं। मैं बनाई नहीं हूँ, लेकिन ये पूरे सरफेस एरिया पे F1 पार्टिकल ढेर सारे ऑक्सीसोम्स लगे होते हैं। तो ये क्या कर रही है, इनर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, अंदर वाली जो फोल्डेड है जिसे हम क्रिस्टी कह रहे हैं, फोल्डेड वाले पार्ट को क्या कर रहे हैं, क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी को अगर हम खोल दे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है इनर मेम्ब्रेन अंदर, यानी क्रिस्टी क्या करती है, क्रिस्टी को ही मैं लिख दे रही हूँ, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, सरफेस एरिया। ठीक है, क्या करने के लिए, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, जो मैं बता रही हूँ आगे आप लोग को फंक्शन। तो जो F1 पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम बड़ा करके देखेंगे F1 पार्टिकल को, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा, ठीक है, ऐसा, इस तरह से ये पूरे इस तरह से लगे रहते हैं F1 पार्टिकल पूरी क्रिस्टी पर। अगर इसको हम बड़ा करके देखें ऐसे ऑक्सीसोम्स, तो इसी में क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कह रहे हैं। तो किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जब हम खाना खाएंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन होगा। किन चीज़ों का ब्रेक डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट का। मैं यहाँ बोलती जाऊँगी तो आपको कुछ भी नहीं याद होगा, इससे अच्छा कि आप उस पर नोट करते जाइए। यानी कि पहले इसके शेप के बारे में मैं आपको बताया ही नहीं, ये कैसा शेप है। फंक्शन हम लोग अभी देखते हैं, पहले इसका शेप देख लिया जाए। शेप देखिए कैसा है, वही मैं बताने जा रही थी कि सेल में इसका स्ट्रक्चर जो है कि एक नहीं होते हैं, ये सेल में कई होते हैं। जैसे यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे पड़े हैं, ठीक ना, तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कैसे होंगे, टीनी, मतलब बहुत ही छोटे टीनी होते हैं। दूसरा, और ये कैसा आपको दिख रहा है, सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल,
ठीक है। रॉड रॉड लाइक भी लग रहा है देखने में, से रॉड लाइक भी लग रहा है। तो जरूरी नहीं कि एक ही जैसे दिखें, वेरिएबल होते हैं, चेंज इनका शेप जो होता है वो वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल का मतलब है कभी सिलेंडर आपको गोल भी दिख सकते हैं ऐसे राउंड लाइक, कभी आपको स्फेरिकल ऐसे दिख सकते हैं, ठीक है, कभी आपको रॉड लाइक दिख सकते हैं ऐसे, इसीलिए तीनों लिखा रही हूँ, ठीक ना, रॉड शेप। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और मैंने आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बताया दिया कि इसका आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोरस होता है, ठीक, यहाँ पे लिख दी हूँ पोरस होता है। और लिख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये संख्या में एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर आप लोग देख ही रहे हैं कैसा दिखाई दे रहा है आपको, जैसे ये रॉड शेप, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। चलिए फंक्शन देखते हैं इसका। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, सेल में पाया जाता है, ह्यूमन चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। लिख लीजिए तो एब्सेंट किस में होते हैं, अगर ये पाए जाते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, तो एब्सेंट किस में होते हैं, एब्सेंट इन बैक्टीरिया, एब्सेंट इन बैक्टीरिया, अंडरलाइन कर लीजिए, बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। एंड किसमें, आरबीसीज इन मैमल्स, ठीक है। कुछ स्तनधारियों के आरबीसीज में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, और प्रेजेंट होता है आपके प्लांट सेल में भी, यानी यूकैरियोटिक में भी, और यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके फंक्शन की बात करेंगे। ये तो आप शेप देख लिए इसका शेप, ठीक है। साइज नहीं बताई मैं, यहाँ साइज नोट कर लीजिए, बार बार यही बताने जा रही हूँ, भूल जा रही हूँ। साइज कैसा होता है, देखिए जब सेल ही इतनी छोटी है जो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रही है, तो ये कितने छोटे होते होंगे जब उसके ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं ना, तो इनकी साइज़ होती है 0.2 mm से लेकर के 2 mm तक, ठीक है। 0.2 mm से 2 mm तक इनकी जो साइज़ होती है। चलिए अब आप इसका स्ट्रक्चर देख लिए, इसके पार्ट समझ लिए कौन कौन से पार्ट हैं, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। आप लोग को पहले में बता दें कि इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जितने भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी को क्या चाहिए, फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बिना एनर्जी के तो कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप ही को खाना ना दिया जाए और आपसे कहा जाए ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए, तो कोई बच्चा करना चाहता है, नहीं, क्योंकि जब तक शरीर में एनर्जी नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और शरीर के कुछ ऐसे प्रोसेस भी हैं जो बिना एनर्जी के अंदर भी कोई काम नहीं हो सकता बॉडी के। तो शरीर के काम के लिए और अपने जो मैकेनिकल वर्क है उनको करने के लिए, और प्लांट की खुद के अपने मैकेनिकल वर्क है उनको कराने के लिए, तो क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, हम लोग तो खाना खा लेते हैं, ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो सेल ही उसको प्रोड्यूस करता है। खाना ब्रेकडाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि यही पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती है। तो कैसे प्रोड्यूस करती, कहाँ प्रोड्यूस होता है। तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे इतना सारा मैम बनाई है तो यहाँ निकलती होगी, यहाँ निकलती हो, कहीं नहीं। यहाँ पे आपको F1 पार्टिकल दिखाई दे रहा है ना, ये ऑक्सीजोम्स दिख रहा है ना, इसी में ये रिएक्शन होता है। कौन सा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। प्रोसेस लिख दीजिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि रिएक्शन से अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रक्रिया है जिसमें भोजन को तोड़ा जा रहा है। किसको तोड़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, लिपिड्स मतलब क्या होता है, फैट, ठीक है, या फैट्स का। तो इन सभी का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, क्या प्रोड्यूस होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट तो जान ही रहे होंगे, C6H12O6 प्लांट जो खाना बनाता है C6H12O6। जिन बच्चों को नहीं पता है नोट कर लें, C6H12O6, ठीक है। और जो हम ऑयली चीज़ खाते हैं, घी खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, तो उसमें फैट्स पाया जाता है। और प्रोटीन जो आप पल्सेस खाते हैं ना, पल्सेस खाते हैं, और प्रोटीनियस सब्सटेंस मिल्क है, सोयाबीन है, कुछ भी प्रोटीन से संबंधित, तो ये सारी चीज़ों का ऑक्सीडेशन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले ऑक्सीजोम में ये प्रोसेस होता है कंप्लीट, ठीक है। तो जब ये इसका ब्रेकडाउन होगा, इन चीज़ों का ब्रेकडाउन होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस वाटर वेपर, ठीक है, और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ENERGY, क्या प्रोड्यूस होगी? एनर्जी। और इसी की तो ज़रूरत है काम करने के लिए। किसी को भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा। वाटर वेपर है, वो भी रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन एनर्जी ही तो हमें चाहिए, उसी लिए तो हम खाना खाते हैं, ऊर्जा के लिए। तो उस ऊर्जा से हम क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन सेल भी खुद अपना भी करती है। सेल में ये है तो सेल का भी अपना फंक्शन है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड कराएगा? यही एनर्जी यूज होगी। तो ये एनर्जी कैसे यूज होती है? आप लोग इतना अगर लिख लिए हो तो मैं इधर वाला मिटा के इधर ऊपर आपको समझाऊँ, तो आप लोग मेरे साथ इसको नोट कर लिया करिए। नहीं लिखे हो तो आप लिख लिए इसे, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर आपको याद है, मैं बार बार अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गया है और उसके पार्ट्स याद हो गए हैं, तो आप अगर ये सब नहीं भी लर्न करेंगे, इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि हाँ इसमें ये चीज़ लिखना है। यहाँ पे DNA है, अच्छा मैं आपको बता ही नहीं, इसके पास खुद का DNA है, तो ये क्या कर सकता है? खुद अपना प्रोटीन बना सकता है, अपना प्रोटीन बनाने में ये सक्षम है। इसीलिए इसको ऑटोनोमस बोला जाता है, ठीक ना। इसको ऑटोनोमस भी कहा जाता है, ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। लिखना हो तो कहीं लिख दूँ, यहीं पे लिख लीजिए। अपना खुद का DNA बनाने के कारण इसे ऑटोनोमस, AUTO, ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है। ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। ये जो एनर्जी यहाँ बनी थी, ठीक है, यहाँ जो एनर्जी EF1 पार्टिकल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, तो ये एनर्जी को हम क्या कहते हैं? जैसे आपको मार्केट जाना है तो बिना पैसे के आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे, उसी तरह पूरे सेल में किसी भी फंक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो ये एक करेंसी का काम करता है, ठीक ना। तो इसीलिए इसको करेंसी भी बोलते हैं। करेंसी ऑफ द सेल। और एनर्जी कैरियर भी बोलते हैं। एनर्जी है पूरे फंक्शन के लिए, जहाँ जहाँ एनर्जी चाहिए यही प्रोवाइड करा है, तो इसे एनर्जी कैरियर भी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी कैरियर कहिए, पावर हाउस ऑफ द सेल कहिए, या करेंसी ऑफ द सेल। ATP को, ये तो मैं एनर्जी बता दी ना, यहाँ पे किसको कहते हैं? ATP को। ATP को कहते हैं करेंसी ऑफ द सेल। अब ये ATP क्या है ना। आप लोग सोचेंगे अब ये ATP कहाँ से आ गया? ATP क्या है? ये जो एनर्जी है ना, ये बार बार ये फूड आप खाते हैं, एनर्जी रिलीज होने लगती है, तो ये एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ATP। लिख लीजिए, स्टोर्ड एनर्जी क्या कहलाती है? ATP कहलाती है, ATP। और इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार भी लगाइए, क्योंकि जो बच्चे भी पहले से पढ़ रहे हैं वो तो सुनते कि उनको याद होगा कि ATP क्या है, लेकिन जो भी न्यू 9th में बच्चे आए हैं उनको तो फुल फॉर्म सब चीज़ का पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर DNA आया है, तो DNA का मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताई हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग यहाँ ATP का, RNA का फुल फॉर्म भी होता है, राइबोसोम है ना, तो RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसी तरह ATP का भी फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? एडिशन। इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो यूज होती है किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में, ATP। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP, तो आप इसका फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिएगा। ए से क्या हो जाएगा? एडिनोसिन।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एडीपी भी होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, लेकिन यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़ना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दी हूँ इसीलिए। ठीक है, तो ये जो सेल में सारे एनर्जी की ज़रूरत हो रही है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए इसे और भी एक नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल तो कहा जा रहा है, एनर्जी कैरियर भी कहा जाता है, इसे सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं, सेलुलर, ठीक, सेल का ईंधन, क्योंकि कोई भी फंक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत है तो यही दे रहा है, इसलिए इसे सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है ये किस उसमें काम आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइव कराने के लिए न्यूमरस एनर्जी रिक्वायरिंग जो प्रोसेस होता है उसको ATP ही प्रोवाइड कराता है। ठीक ना, तो हम लोग इसमें देखेंगे 2 टाइप के फंक्शन। एक देखेंगे क्या, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स, सिंथेसिस ऑफ सम केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स बनाता है भाई, रिप्लिकेशन ऑफ केमिकल्स में कौन सा है, DNA केमिकल, DNA, रिप्लिकेशन ऑफ DNA। ठीक है, पॉइंट डालते जाइए ऐसे, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNAs। ठीक है, यानी कि DNA के रिप्लिकेशन में हेल्प करता है एनर्जी। ठीक ना, एनर्जी का काम होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA के ट्रांसक्रिप्शन में, DNA से RNA का फॉर्मेशन, RNA से DNA का फॉर्मेशन, उसमें एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कराएगा। और क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ, और किस में हेल्प करेगा, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, carbohydrates, proteins and lipids। लिपिड्स को फैट में बताई भी आपको पीछे भी थी, लिपिड को फैट भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो, चाहे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो, चाहे लिपिड का फॉर्मेशन हो, इन सभी के फॉर्मेशन में एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ATP ही कंप्लीट करता है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा फॉर्म होती है। ठीक है, और क्या होगा, मैकेनिकल वर्क। कौन कौन से मैकेनिकल वर्क में हेल्प करेगी, मसल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स में क्या होगा, मूवमेंट्स, लोकोमोशन। ठीक है, यानी कि मूवमेंट होता है और लोकोमोशन होता है, यानी मसल्स इसमें मूव करती है ना, तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स में। और क्या करती हैं, और क्या करेंगे, हो गया। एक और मोशन है पेरिस्टैल्सिस, पता है ना, पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट कहाँ होता है, आपके ये एसोफेगस से जब आप फूड खाते हैं तो पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट के द्वारा ही वो नीचे जाता है। फिर इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट होता है, स्टमक में भी वही मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को कराने में एनर्जी खर्च होती है और वो एनर्जी आपको ATP प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मूवमेंट हो गया, लोकोमोशन, पेरिस्टैल्सिस। ठीक है, और क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया आप लोग देखिए, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया कहाँ पाया जाता है, पैरामीशियम में देखेंगे, ऐसे 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 रहता है किनारे किनारे, तो सीलिया को मूवमेंट कराने में भी एनर्जी चाहिए तो वही प्रोवाइड करता है। फ्लैजिला देखे होंगे आप लोग, है ना, तो ये सीलिया और फ्लैजिला का मूवमेंट में भी एनर्जी खर्च होती है, जो कौन देता है, ATP के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कंडक्शन ऑफ
नर्व इम्पल्स। ठीक है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी खर्च होगी। हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में, टेम्परेचर, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इन सभी फंक्शन के लिए, हीट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और नर्व इम्पल्सेस के लिए, नर्व इम्पल्सेस आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसे हम लोग कोई भी चीज़ जो ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उनमें जो चीज़ें आगे बढ़ती हैं वो नर्व इम्पल्सेस के रूप में आगे बढ़ती हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इन सभी फंक्शन के लिए, फ्लैजिला सीलिया के मूवमेंट के लिए, तो सारे फंक्शन में क्या चाहिए? एनर्जी। इतने सारे फंक्शन हैं और सब फंक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी कहाँ से आ रही है? ATP, यहाँ लिखी थी मैं, ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के द्वारा जो स्टोर्ड एनर्जी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो यूज हो जाती है। और जो भी सेल से काम कराना होता है उस सेल से, पर्टिकुलर उस सेल के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट सेल होगी तो उसके लिए अलग माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें ढेर सारे रहते हैं। नेक्स्ट सेल के अंदर उसमें ढेर सारे, मतलब अलग अलग सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया बिखरे रहते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? जैसे सेल था, बीच में न्यूक्लियस है, तो ये साइटोप्लाज्म है। ये जो इसका द्रव भरा हुआ है, ये क्या है? भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया 1 नहीं, 2, 3, 4 कितने भी नंबर्स में हो सकते हैं, तो ये बिखरे रहते हैं। और जब इतने सारे नंबर में, और ये देख रहे हैं सरफेस एरिया, इसमें ये क्रिस्टी जो है ऐसे सिकड़ी हुई है तब लग रहा है छोटी है ना, लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अकॉर्डिंग ये जो क्रिस्टी है आपकी बहुत बड़ी है, कई गुना बड़ी है, कई टाइम्स बड़ी है, सेवरल टाइम। तो ये जो आपके जो ऑक्सीजोम दिखाई दे रहा है F1 पार्टिकल, ये ऑक्सीडेशन कर करके जो आप खाना खाते हैं या जो भी फूड, कोई एनिमल कहीं भी जा रहा है तो ऑक्सीडेशन के थ्रू उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती जा रही है। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? हम लोग पढ़े अभी कि फूड ब्रेक डाउन होगा, फूड से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, वाटर वेपर बनेगा जो बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, और एनर्जी जो यूज होगी उसी के द्वारा ये सारे फंक्शन कराए जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक सारे समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह से आप लोग साफ़ सुथरा नोट्स बना लीजिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बिल्कुल कठिन नहीं है, सिर्फ एक बार फिगर जहाँ समझ में आया वहाँ आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ते रहिए और नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए।